क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेन a plane wave after passing through prism remains as plane wave but passing through small pinhole becomes spherical wave। तो पिन होल की बात करूं अगर मैं, ठीक है, पिन होल कहाँ पे होता है अपने पास, जो इंटरफेरेंस में अपन पढ़ते हैं ना, स्लिट्स, वो स्फेरिकल शेप की होती है। तो सपोज़ ये हमारी पहली स्लिट है, यहाँ से ये हमारी वेव फ्रंट आ रहा है, वेव ऐसे आ रही है, ये वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और वेव फ्रंट इसके हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्फेयर को स्ट्राइक करेगा, पिन होल को, तो उसकी शेप जो होती है वो आपको पता ही है, उसकी शेप ऐसे ऐसे हो जाती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो जाते हैं। ये बात तो सही है। किसके लिए सही है? ये इसके लिए, पासिंग थ्रू अ स्मॉल पिन होल बिकम स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये तो सही है। अब मैं बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म में देखो क्या बात होती है। बात फिर वही है कि अगर अपन नॉर्मल बात करें ना भाई, सीधी सी बात है, ये मैंने प्रिज्म ले लिया और ये रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, वेव की प्रोपोगेशन मान लेते हैं, ये वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। अब वेव फ्रंट क्योंकि स्ट्रेट है, ये वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये वेव का प्रोपोगेशन हो गया और ये वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वेव ने कैसे जाना है, कुछ ऐसे जाएगी वेव मान लेते हैं अपन, ठीक है। वेव फ्रंट होगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे, सॉरी ये ऐसे ले लेते हैं इसको, ये हो गया वेव फ्रंट। फिर वेव ने ऐसे जाना है, ठीक है, फिर हो जाएगा ये वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट ने हमेशा नॉर्मल रहना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेव, अगर वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है तो वेव फ्रंट उसके नॉर्मल ऐसे बनेगा, और प्रिज्म से निकलने के बाद वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है तो वेव फ्रंट ऐसे हो जाएगा। अब वेव फ्रंट की शेप चेंज नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है ना, बेंडिंग हो गई वेव फ्रंट की। वो बेंडिंग होने का क्या कारण है? वो बेंडिंग होने का ये कारण है कि जब वेव फ्रंट यहाँ पे पहुँचता है ना, तो नीचे वाला पार्ट तो प्रिज्म के अंदर प्रिज्म पे इंटरफेयर कर जाता है, प्रिज्म पे स्ट्राइक कर जाता है और उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अभी भी ऊपर वाला पार्ट, अब देखो कि वेव फ्रंट ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा, अब जाके ऊपर वाला पार्ट, इस पोजीशन पे ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्रिज्म के अंदर आया, रिफ्रैक्ट हुआ है, लेकिन नीचे वाला तो पहले ही रिफ्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर वाला आगे रह जाएगा और नीचे वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, तो ऐसे बेंडिंग इस शेप में हो जाती है, समझ में आई। और शेप चेंज नहीं होगी वेव फ्रंट की, पहले सीधा था तो अब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ये, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। प्लेन वेव का प्लेन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो स्फेरिकल बन जाएगा प्लेन का, ठीक है। अब प्रिज्म दिखता कैसे है? प्रिज्म साइड से ऐसे होता है, अपन जो ड्रॉ करते हैं ना प्रिज्म, वो ये चीज़ ड्रॉ करते हैं, साइड में ऐसा होता है, समझ में आई बात। और होल तो आपको पता है, होल की शेप, होल कैसे होगा, ऐसा ही होगा, और वेव फ्रंट इसके अंदर जाएगा ऐसे, तो उसकी तो शेप चेंज होनी ही होनी है, राइट। तो इसमें शेप नहीं, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है बस, वो तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना सही हो गया। कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल वेव emerging from a slit will increase for increasing slit width. In the light of above statements, choose the correct answer. तो ये बोल रहा है कि the curvature of a spherical wave emerging from a slit will increase for increasing slit width. मतलब अगर आप स्लिट विड्थ को बढ़ाते जाओगे तो जो ये कर्वेचर बनेगी वेव की, स्फेरिकल वेव की, वो भी बढ़ती रहेगी। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना अपना, वो डिपेंडेंट है डिफ्रैक्शन पे। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरा ये सिंगल स्लिट है और ये स्क्रीन है, अब जितनी ज़्यादा ये स्लिट हमारी छोटी होगी, जितनी ज़्यादा ये स्लिट हमारी छोटी होगी, गैप कम होगा, स्लिट विड्थ कम होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो वेव फ्रंट आएगा ना यहाँ पे हमारा, वो उतना ज़्यादा बेंड होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसका कर्वेचर होगा, क्योंकि शार्पनेस बढ़ जाएगी, छोटा जितना होगा उतना ज़्यादा शार्प होगा, और कर्वेचर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बड़ी कर्वेचर आएगी वेव फ्रंट्स की। और मैं अगर स्लिट विड्थ बढ़ा दूँ तो डिफ्रैक्शन ही कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है बहुत 10 टू द पावर, जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब साइज़ स्लिट का इतना छोटा होना चाहिए जितनी वेवलेंथ का
किसी वेव की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। अब वेवलेंथ आपको पता ही है कितनी छोटी होती है, ठीक है ना। अगर आपने क्या करा, अगर आपने स्लिट विड्थ को बड़ा कर दिया तो वेव फ्रंट ऐसे का ऐसे ही निकल जाएगा यहाँ पे, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा अगर स्लिट विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो, ठीक है ना। तो अब अपना जो पॉइंट बोल रहा है, अपन को स्लिट विड्थ अब छोटी से छोटी चाहिए। पॉइंट क्या बोल रहा है, द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल वेव इमर्जिंग फ्रॉम अ स्लिट विल इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग स्लिट विड्थ। गलत। अगर स्लिट विड्थ ही बढ़ा दूंगा मैं तो वेव फ्रंट की शेप भी चेंज नहीं हो पाएगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। वो जो क्या कहते हैं वेव फ्रंट होगा वो ऐसे का ऐसे ही पास हो जाएगा। अगर आपने जो स्लिट की विड्थ है वो बढ़ा दी तो वेव फ्रंट ऐसे का ऐसे ही निकल जाएगा विदाउट द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि बेंडिंग होने के लिए आपको पिन होल, बिल्कुल छोटा सा आपको पिन साइज़ के होल की ज़रूरत है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो अपना फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।